हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं, तो उसी कड़ी के अंदर एक नया प्रश्न पत्र लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए, जिसमें कौन सा पेपर था। तो ये जो आपका पेपर था AFO का पेपर था, यानी असिस्टेंट फायर ऑफिसर का पेपर था, जिसमें शानदार राजस्थान जीके के और एक दो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 से 16 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पटवार, राजस्थान वीडियो, राजस्थान LDC RIS की तैयारी कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, रिट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको मैं कहता हूँ बहुत फ़ायदा होगा। वाकई में आप मेरी क्लासेस देखना, फिर आप खुद आकलन करना कि बेनिफिट होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आपको अच्छा सा बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आपकी जो राजस्थान का जो पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा मैं। आपके अगर 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के अगर एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 45 से 47 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा मैं कहता हूँ कि आप अपने शेड्यूल के साथ तैयारी करो। आप अगर अच्छे से शेड्यूल के साथ, डेली रूटीन के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 8 से 10 घंटे निकाल रहे हो, तो आपको सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। भले ही सीटें 700 हो या 7000 हो, आपको तो बस एक सीट चाहिए, तो वो एक सीट आपकी पक्की होनी चाहिए। अगर आप डेली रूटीन के साथ अपनी स्टडी के प्रति बिल्कुल सीरियस हो, ठीक है, और अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हो स्टडी में, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि आपके मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए कि आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन कौन सा है, मार्गदर्शन कौन सा, सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। हमेशा जब भी आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल पर बैठते हो, तो आपकी सीटिंग 8 से 10 घंटे होना चाहिए। दूसरा, सिलेबस बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। एनी टाइम सिलेबस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी कि एग्जामिनर जहाँ से सवाल पूछता है उस टॉपिक को अच्छे से करना। बाकी को आप सरसरी निगाह से देख सकते हो, लेकिन जहाँ से बार बार सवाल बन रहे और सवाल बनने के पूरे चांसेस है, तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। तो मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, बस आप तैयारी करते रहो। इसके अलावा हमारे चैनल से बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। आज मैं उनका नाम बताना चाहूँगा आपको, कि जैसे कि एक तो हमारे सुमन जी नागौरा हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया। इसके अलावा अमित जी है, हमारे ओम प्रकाश जी है, खटीक साहब। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो विनोद कुमार मीणा है, इसके अलावा कैलाश मीणा है, ठीक है। ये सारे साथी, एक किड जो है हमारे साथी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। चंचल जी है, चंचल जी के अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आकांक्षा जी है, आकांक्षा जी भी हमसे काफ़ी टाइम पहले से जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे एक बबलू गुज्जर है, जो कि बहुत काफ़ी टाइम पहले से जुड़े हुए, काफ़ी हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए डेली रूटीन के साथ। अगर आप मेरा एक ही वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आपकी सारी राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। दूसरा रहा पॉलिटी, तो पॉलिटी भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और हल्का हल्का इंडिया जो आ रहा है ना, इंडिया की जो हिस्ट्री है या इंडिया का जो भूगोल है, वो भी मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आज थोड़ा सा मोटिवेशन की तरफ अपन चले गए, तो सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। सीधा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताने की उदय सागर झील के अंदर जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उदय सागर के अंदर जो जल प्रवाहित करने वाली नदी है वो कौन सी है, तो वो बिल्कुल आपकी आयड नदी है। कौन सी नदी है? आयड नदी है, ठीक है। इसको बैडच नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा, उदय सागर झील जो पड़ती है आपकी उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। अब अपन बेडस नदी, आयड नदी की बात कर ले, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा के पहाड़ियों से निकलती है। फिर उद्गम स्थल से उदय सागर तक ये नदी आयड नदी के नाम से जानी जाती है। फिर उदयपुर शहर से उदय सागर झील में गिर जाती है। उदय सागर से जब निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? बेड़च हो जाता है। और ये मांडलगढ़ के निकट बनास नदी में मिल जाती है, जहाँ एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। कौन सा? बिगोद त्रिवेणी संगम बनता है। बिगोद त्रिवेणी संगम के अंदर 3 नदियां मिलती है। एक तो अपनी बनास, दूसरी आपकी बेड़च होगी, बेड़च के अलावा एक आपकी कौन सी होगी? मैनाल नदी होगी, भीलवाड़ा वाली, ठीक है।
तो आज अपन बात कर ही लेते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, त्रिवेणी संगम राजस्थान के अंदर 4 त्रिवेणी संगम है। बार बार यहाँ से सवाल बनता है तो मैं आपको बता दूँ। पहला त्रिवेणी संगम की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे अपना कौन सा, ये बिगोद वाला ले लेते हैं। कौन कौन सी नदी मिलती है? बनास, बेड़च और मैनाल, ठीक है। बनास, बेड़च, मैनाल होगी। कहाँ मिलती है? कौन से स्थान पे मिलती है? तो बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है। ये सवाल पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया था। दूसरा जो पूछते हैं, ठीक है, दूसरा जो अपना त्रिवेणी संगम है वो कौन सा है? सोम, माही और जाखम। ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, आपको याद रखना, ठीक है। इनका जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बेणेश्वर में बनता है, ठीक है, साबला ग्राम बेणेश्वर में। इसके अलावा अगले त्रिवेणी संगम की बात कर ले, तीसरे नंबर की। देखो, एक होती है आपकी चंबल, एक होती है बनास, एक होती है सीप। ये नदी आपकी कहाँ मिलती होती है? सवाई माधोपुर में। मानपुर रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एक त्रिवेणी संगम और चौथा, जहाँ मिलती है बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी। कौन सी? बनास नदी, खारी नदी, डाई नदी। ये कहाँ मिलती है? राजमहल टोक में मिलती है। ये 4 जो त्रिवेणी संगम है, बार बार एग्जामिनर यहाँ से सवाल उठाता है, तो ये त्रिवेणी संगम आपके क्लियर होने चाहिए। आप जरूर आप इसे नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। तो देखो, बेडस नदी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। बेडस नदी की जो लंबाई है ना, वो 190 किलोमीटर, कितनी है अभी? 190 किलोमीटर। और बेडस नदी के किनारे ही आप कि जो आहड़ सभ्यता है ना, आहड़ सभ्यता का विकास हुआ, ये भी आपको याद रखना। बेड़च नदी जो है किसकी? बनास नदी की सहायक नदी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आपको अपवाह क्षेत्र और प्रतिशत बताता हूँ। हाल ही में आरपीएससी ने पूछा था कि चंबल नदी का अपवाह का प्रतिशत बताइए। तो चंबल नदी का अपवाह का प्रतिशत कितना है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। 20.90%। आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा था, हूबहू ये ऑप्शन में दिया हुआ था आपको। इसके बाद दूसरे पे बात कर लेते हैं, लूनी नदी का अपवाह प्रतिशत कितना है? तो 10.41%। क्लियर हो गया। इसके अलावा माही नदी की बात कर लेते हो, तो माही नदी का कुल अपवाह क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 4.80 है। कितना? 4.80%, ठीक है। इसके अलावा साबरमती की मैं बात कर लेता हूँ। साबरमती का 1% है। साबरमती का कितना? 1%। इसके अलावा आंतरिक अपवाह वाली जो नदियां, उनका कुल अपवाह क्षेत्र की बात कर लूँ तो 60.5%। कितना है भाई? 60.5% है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, देखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर कर लेता हूँ कि सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का जो सही क्रम है वो कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले आएगी आपकी चंबल, चंबल के बाद आएगी आपकी बनास, बनास के बाद आएगी आपकी माही, माही के बाद आएगी आपकी लूनी, ठीक है। सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का क्रम सबसे पहले चंबल, बनास, माही और लूनी हो गया। क्लियर हो गया ये आपका। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जल की उपलब्धता की दृष्टि से नदियों का जो सही क्रम है। सबसे पहले आपकी चंबल नदी, चंबल के बाद आपकी बनास नदी, बनास नदी के बाद आपकी माही नदी, माही नदी के बाद बात कर लूँ तो मैं आपकी लूनी नदी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, सतही जल के अंदर माही जो थी दूसरे नंबर पे थी, जबकि जल की उपलब्धता में दूसरे नंबर पर आपकी बनास नदी आ गई, ठीक है। क्रम बिल्कुल बदल गया है, सेम नहीं है। अब अगले की बात कर लेते हैं अपन कि जल की उपयोगिता की दृष्टि से नदियों का जो सही क्रम है। तो सबसे पहले आपकी चंबल नदी आएगी, फिर आपकी बनास नदी आएगी, फिर आपकी माही नदी आएगी, ठीक है, और फिर आपकी साबरमती नदी आएगी, ठीक है। देखो स्टार्टिंग के जो 3 है, चंबल, बनास और माही, चंबल, बनास और जल की उपलब्धता की दृष्टि से तीनों यही नदियां हैं, जबकि जल की उपयोगिता की दृष्टि से भी तीनों नदियां यही है। लेकिन चौथे नंबर पे देखो, जल की उपलब्धता की दृष्टि से तो लूनी नदी आती है और जल की उपयोगिता की दृष्टि से साबरमती नदी आ जाती है। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम बताइए, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक अपनी कौन सी है मैं बता देता हूँ। बल्लू चमा आपको याद रखना। क्या याद रखना? बल्लू चमा, बल्लू चमा, बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी, ठीक है। तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ, बल्लू चमा, बल्लू चमा अच्छे से बता देता सब। यानी जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे पहले जो नदी आती है आपकी बनास, बनास के बाद जो नदी आएगी आपकी लूनी, लूनी के बाद जो नदी आएगी आपकी चंबल, चंबल के बाद जो नदी आएगी आपकी माही। तो ये बल्लू चमा आपको याद रखना है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है आपको। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो राजस्थान के जो जल दुर्ग है ना, वो कौन सी नदियों के किनारे हैं, ये भी मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो गागरोन दुर्ग की मैं बात करता हूँ, तो आपका जो गागरोन दुर्ग है वो कालीसिंध और आहू नदी के किनारे है, झालावाड़ में। क्लियर हो गया। दूसरा आपको मनोहर थाना दुर्ग, ये मनोहर थाना दुर्ग जो है ना आपका, ये कालीसिंध नदी और परवन नदी के किनारे, ये भी झालावाड़ में पड़ता है। दूसरा भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात कर ले तो चंबल और बामनी नदी के किनारे पड़ता है।
चंबल और बामनी के नदी किनारे कौन सा है? बसरोटगढ़। ये चित्तौड़गढ़ में हो गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर ले तो ये बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है, ठीक है, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है। एक आपका शेरगढ़ दुर्ग, ये जिसे कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, ये परवन नदी के किनारे बना हुआ 12 के अंदर, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है आपको बताना है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका माचिया सफारी, ये संरक्षित क्षेत्र नहीं है भाई। माचिया सफारी जो है आपका संरक्षित क्षेत्र नहीं, सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखो राजस्थान में जो वर्तमान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कुल कितने 27 कंजर्वेशन रिजर्व है, आपको याद रखना है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, बिल्कुल इसकी परिभाषा मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षण रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन यानी संयोजक यानी वन्य जीव के गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान में कुल कितने हैं? तो 27 कंजर्वेशन रिजर्व है। उन 27 की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो आपको याद क्या रखना है, इसमें सारे मैं आपको बता ही देता हूं। वैसे सबसे पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना आपका बिसलपुर है। कौन सा है? बिसलपुर, ये याद रखना आपको, सबसे पहला बिसलपुर, ठीक है। दूसरा जो हो गया आपका जोड़वीड़, तीसरा आपका हो गया सुंदा माता, चौथा आपका गोड़ा विष्णु, पांचवा आपका शाकंभरी, छठा आपका गोगेलाव, सातवां बीड़, आठवां रोटू हो गया, और नौवां उमेदगंज, 10वां जवई बंद बासियाल, और 11वां खेतड़ी बासियाल, 12वां खेतड़ी बागोर, और 13वां जवई बांध हो गया, 14वां मनसा माता हो गया, और 15वां शाहबाद के जंगल हो गए। शाहबाद के जंगल ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, शाहबाद का जंगल। इसका जो एरिया है कितना है? 189.03 किलोमीटर में फैला हुआ है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो इसके अलावा मैं बता देता हूँ, आपका एक हो गया आपका रणखार जो कि जालौर में पड़ता है, एक आपका शाहबाद तलाई हो गया, ये आपके 12 में पड़ता है, एक आपका बीड़ घास फूलिया खुर्द हो गया, ये भीलवाड़ा में पड़ता है, बागदड़ा क्रोकोडाइल ये आपके उदयपुर में पड़ता है, और वाड़ा खेड़ा आपका सिरोही में पड़ता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जालाना आमागढ़ जयपुर वाला, रामगढ़ कुंजी बारा वाला, अखर गांव या अरवर गांव, अखर गांव या अरवर गांव अजमेर वाला, शोरसेन आपका 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, खिंचन जोधपुर, और बांज आमली 12। सबसे नवीनतम कंजर्वेशन जो रिजर्व है आपका बांज आमली है जो कि 12 वाला है, 27वां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे छोटा जो है वो रोटू है जो कि नागौर में पड़ता है। तो ये तथ्य आपको याद रखना, सारे कंजर्वेशन रिजर्व मैंने आपसे शेयर कर लिए। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो देख ही लेते हैं अपन इसको। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना। वीर सतसई के तो सूर्यमल मिश्रण है, बिल्कुल सही। कुवल्य माला के सोम सूरी, ये गलत हो गया। कुवल्य माला के जो है उद्योतन सूरी है। कौन है? उद्योतन सूरी, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वीराज विजय के जया नायक है, और हमीर महाकाव्य के नैनचंद्र सूरी है। हमीर नाम से जितने भी ग्रंथ आज उनकी चर्चा कर लेते अपन। सबसे पहला हमीर महाकाव्य के हो गया आपके नैनचंद्र सूरी, आपको याद रखना। दूसरा आपका होता है हमीर हट। हमीर हट की मैं बात कर लेता हूँ, बार बार ये कंफ्यूजन होता है हमीर से बहुत सारे, तो हमीर हट आपका चंद्रशेखर का, ठीक है। हमीर रायण, हमीर रायण जो है ना आपका किसका? ये भांडाऊ व्यास का। किसका ग्रंथ है भाई? भांडाऊ व्यास का। एक आपका हमीर मद मर्दन, ये जयसिंह सूरी का। किसका भाई? जयसिंह सूरी का। एक आपका है हमीर रासो, ये सारंगधर और जोधराज ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? सारंगधर और जोधराज ने इसको लिखा था। तो ये आपके क्लियर हो गए, सारे हो गए। एक बार वापस से मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले हमीर रासो नैनचंद्र सूरी, उसके बाद में बात कर लेता हूँ हमीर हट चंद्रशेखर, और हमीरायण भांडव व्यास, हमीर मदमर्दन जयचंद सूरी, सॉरी जयसिंह सूरी है, जयचंद नहीं है ना, जयसिंह सूरी, और हमीर रासो सारंगधर और जोधराज। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है।
ये आपको बताना है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, खेतड़ी भी है बिल्कुल, सबसे ज्यादा तांबा होता है, झुंझुनू में पड़ता है। सिंघाना भी आपका झुंझुनू में पड़ता है। खो दरीबा आपका अलवर में पड़ता है। तो ये तीनों तो तांबा उत्पादक क्षेत्र, लेकिन गुज्जरवाड़ा जो है ये तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले देखो राजस्थान के खनिजों की बात है, ये तो अपन मुख्य बिंदुओं पे बात कर ही लेते हैं। देखो खनिजों के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान आता है। क्लियर हो गया। दूसरा, खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा नंबर आता है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कौन सा है उपलब्ध, तो वो खनिज है रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज है ना उपलब्ध वो रॉक फास्फेट, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। बार बार ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, एकमात्र। तीनों खनिज आपको याद रखना है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। क्या होता है भाई, लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो राजस्थान देश में बॉल क्ले, फोस्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा और बात कर ले तो राज्य के जो आयामी और सजावटी पत्थर होते हैं ना, संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, इसमें भी देश में प्रमुख स्थान है राजस्थान का। आपको याद रखना है, संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट में। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो भारत में सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन में राज्य का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, सीमेंट में पहले नंबर पर चीन है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो सीमेंट उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा होता है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। ये आपको याद रखना। दूसरे नंबर पर सिरोही है। क्लियर हो गया आपका। अब आगे बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे जो खनिजों के कारण प्रसिद्ध है, तांबा नगरी खेतड़ी को कहा जाता है, संगमरमर नगरी मकराना को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो राजस्थान के कुछ ऐसे खनिज है जिसमें लगभग एकाधिकार, जैसे संगमरमर हो गया, सीसा जस्ता, चांदी, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, एबेस्टोस, रॉक फास्फेट, टंगस्टन, तांबड़ा, इनमें राजस्थान का प्रमुख जैसे कि लगभग एकाधिकार है। ठीक है। अब अपन बात कर लेते तांबे की, जैसे कि अपना सवाल था तांबा देश में सर्वाधिक लगभग 54% तांबा जो है ना राजस्थान में होता है। कितना भाई, 54% तांबे के भंडार है राजस्थान के अंदर। आपको याद रखना, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कि तांबा का कितना प्रतिशत भंडार राजस्थान में है, देश का तो 54%। ठीक है। इसके बाद फिर झारखंड और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता। तांबे के मामले में पूरे देश में एक नंबर पर है अपना राजस्थान। ठीक है, क्लियर हो गया। अब राजस्थान में कहाँ तांबा मिलता है मैं आपको बता देता हूँ वापस से। देखो झुंझुनी, खेतड़ी और सिंगाना ये आपका झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है। सर्वाधिक भंडार जो है ना तांबे के वो यही है झुंझुनू में। इसके अलावा उदयपुर का जो देवबारी है, सलुम्बर और देलवाड़ा, ठीक है, ये भी आपका तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और राजसमंद जो है ना, राजसमंद का रेल मंगरा, ये भी आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अलवर की बात कर लो तो खो दरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़ और भगत का बास और सैनपरी, ये भी आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और बीकानेर का बीदासर जो भी तांबे के लिए जाना जाता है। तो ये तांबे के जो इंपॉर्टेंट खनन क्षेत्र थे मैंने आपको बता दिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण और अंग सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखो मेहमत सिर पे पहना जाता बिल्कुल सही है। सुरली आपका कान में पहना जाता बिल्कुल सही। कंठी आपका गले में पहना जाता बिल्कुल सही है। लेकिन मूंदड़ी जो है ना ये कलाई में नहीं पहना जाता, ये गलत हो गया आपका। मूंदड़ी कहाँ पहना जाता आपको बताना है। तो मूंदड़ी जो है ये अंगुली का आभूषण है। किसका आभूषण है भाई, हाथ की जो उंगलियां होती है ना वहां पर मूंदड़ी पहना जाता है आपका। ठीक है। ये बिठिया यानी बीठी होती है ना, बीठी जो हाथ में पहनी जाती है उसके जैसे ही होती है। तो मैं आज देखो आपको उंगली यानी हाथ के जो उंगलियों के आभूषण उसके बारे में पूरा बता ही देता हूँ कि कौन कौन से पहना जाता है। एक तो आपका होता है दामना। ये दामना पूछा हुआ, दामना हाथ में पहना जाता है। दामनी जो होती है दामनी, ये सिर पर ओढ़ने की मारवाड़ की ओढ़नी होती है। एक होती है दामड़ी एक साड़ी होती है आदिवासियों की, याद रखना आपको। दामड़ी, दामना, दामनी तीनों क्लियर करवा दिए मैंने। इसके अलावा देखो जो एक हथपान होता है वो भी आपका उंगलियों में पहना जाता है। हथपान कहाँ पहना जाता है, हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। क्लियर हो गया। बिदिया और आपकी छड़ा भी आपका कहाँ पहना जाता है, छड़ा आपका जो पहना जाता है हाथ में। बितिया और बिछिया ये भी आपकी कहाँ पहनी जाती है, हाथ की उंगलियों। अंगूठी होगी, बीटी होगी, मूंदड़ी होगी, कुड़क और भंवर कड़ी ये भी आपके हाथ की उंगलियों में पहनी जाती है। इसके अलावा मैं देखो आपको कमर के आभूषण भी बता देता हूँ आपको। कमर में एक तो आपका कंदोरा, ठीक है, आपको याद रखना, जिसे कंडोर भी कहा जाता है। एक आपकी तगड़ी हो गई, तगड़ी का आपका एक करदनी,
कर्दनी, एक आपकी कर्दनी होगी, एक आपकी कणकती हो गई, एक आपका सटका हो गया, ठीक है, सटका। एक आपका चौथ हो गया, चौथ। चौथ का बरवाड़ा नहीं है, ये चौथ आभूषण है जो कि कमर में पहना जाता है, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, सारे के वाले ज्यादा है देखो कमर में। कंडोरा, कंडोर, करदनी, कणकती, सटका, तगड़ी, सटका, तगड़ी, चौथ, ये कमर के आभूषण है जो कि आपको याद रखने हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। बाकी मैं एक आभूषण की मैं बात करता हूँ। देखो एक होता है आपका, वापस से देखना अच्छे से आप, एक होता है आपका गोखरू। क्या होता है भाई? गोखरू। मैं लिख रहा हूं, आप देखना अच्छे से। एक आपका होता है कोकरू। ये दोनों आभूषण एग्जाम में पूछे हुए। देखो माइनर डिफरेंस है, कभी कभी अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा जिसकी अच्छी से तैयारी होती है तो वो सोचता है कि गोखरू को कोकरू लिखा होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग आभूषण है, ठीक है। गोखरू जो पहना जाता है ना आपका, कहाँ पहना जाता था? हाथ या कलाई के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? हाथ और कलाई में, ठीक है। दूसरा कोकरू जो आपका पहना जाता है ना, कोकरू, ये आपका कान में पहना जाता है, ठीक है। ये दोनों सवाल आरपीएससी द्वारा पूछे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वापस से बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो बारीकी से सारी चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कोकरू आपका जो कि कान में पहना जाता है, और गोखरू आपका कलाई और हाथ में पहना जाता है। गोखरू कहाँ पहना जाता है? कलाई और हाथ में आपका पहना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख ख्यातों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कि इसने क्या कहा भाई? मुंडियार्य ख्यात मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया है? मुंडियार्य ख्यात का जो संबंध है वो जोधपुर यानी मारवाड़ के राठौड़ों से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको देखो कुछ ख्यातों के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक आपकी है बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात का संबंध भी आपके जोधपुर से है, इसको तो जोधपुर की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। एक आपकी है दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी जो ख्यात है ना, वो बीकानेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से। और इसको दो भागों में लिखा है, ठीक है। प्रथम खंड में तो मारवाड़ के राठौड़ों से प्रारंभ किया, जोधा तक वर्णन, जबकि द्वितीय खंड में बीकानेर के राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक का वर्णन आपको मिलता है। इसके अलावा राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट ख्यात है, उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया, मुनौत नैनसिरी ख्यात, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसका पूरा बताते हैं अपन। इस ख्यात के जो लेखक है वो कौन है? तो मुनौत नैनसी है, जो कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुनौत नैनसी किनके दरबार में दीवान थे? तो जसवंत सिंह। मुनौत नैनसी को जयपुर के निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का अबुल फजल कहा था। ये इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल किसे कहा जाता? मुनौत नैनसी को कहा जाता। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुनौत नैनसिरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है, ठीक है। इस ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। ये तथ्य आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इस ख्यात में जोधपुर, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड के जो राजपूत राजा उनका विस्तृत रूप से वर्णन आपको मिलता है। और इसी ग्रंथ में राजपूतों की 26 शाखा का वर्णन किया है मुनौत नैनसी ने, ठीक है। और इस ग्रंथ की खास विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं पर भी आपको है शब्द नहीं मिलेगा। ये ख्यात मारवाड़ी की डिंगल में रचित है, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये हो गया अगला क्वेश्चन आपका। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों से हुआ था? ठीक है, तो देखते हैं अपन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैता और कूपा से। जैता और कूपा से। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता सुमेल युद्ध। सुमेल युद्ध को जो है ना अपना, सुमेल युद्ध को गिरी सुमेल युद्ध भी कहा जाता है, और जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है, और सुमेल युद्ध भी कहा जाता है। तीनों नाम इसी के हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। सुमेल युद्ध आ जाए, गिरी सुमेल युद्ध आ जाए, या जैतारण का युद्ध आ जाए, तीनों एक ही है। इसमें जैता और कूपा लड़े थे। तो राजस्थान के प्रमुख जो सेनापति थे ना, उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले ऑप्शन वाले क्लियर कर लेते हैं। आला और उदल। आला और उदल जो युद्ध था ना, तुमुल और महोबा का युद्ध, ठीक है, जो पृथ्वीराज और परमार्दी देव के मध्य लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड विजय हुए थे। तो परमार्दी देव के सेनापति थे आला और उदल। घोड़ा और बादल की मैं बात कर लूं तो घोड़ा और बादल जो थे ना, रावल रतन सिंह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। रणमल और रतिपाल की मैं बात कर लूं तो ये हमीर देव चौहान रणथंभौर का जो शासक था, उसके जो सेनापति थे वो रणमल और रतिपाल थे। ये आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं। देखो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं आपके, देखो एक तो थे आपका दहिया बीकर, एक था भावला पवार। भावले पवार जो थे वो शातल देव के सेनापति थे। दहिया बीका जो था आपका कानड़ देव का सेनापति था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो एक हो गया आपका जयमल,
जयमल और फत्ता सिसोदिया, जयमल और फत्ता सिसोदिया जो थे ये महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं आपके, तो देखो एक अपने धर्म सिंह और भीम सिंह, ये भी हमीरदेव चौहान थे ना, उनके सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह, धर्म सिंह और भीम सिंह, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था ना हम रणथंबोर दुर्ग पर, तब उस समय जो थे इधर से उलूग खां और नुसरत खां, उधर से कौन आए थे, उलूग खां और नुसरत खां आए थे, इधर से अपने धर्म सिंह और भीम सिंह आए थे। तो उस समय नुसरत सिंह मारा गया था और इधर से जो मारा गया था वो कौन मारा गया, भीम सिंह मारा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूं, तो मैंने आपको सारे सेनापति बता दिए। इसके अलावा एक तो राणा सांगा का मुख्य सेनापति कौन था और एक महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति कौन था, ठीक है। देखो राणा सांगा खानवा का युद्ध से आपको याद रखना। देखो मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई थी, ये खानवा हो गया, खानवा में क्या आ रहा आपका, खानवा में आपका न आ रहा, ठीक है, बिल्कुल न आ रहा ना खानवा में। अब देखो दोनों में से न किस में आ रहा, ठीक है। एक तो आपका हकीम का सूरी है और एक कौन सा था आपका, बताओ, दो सेनापति थे, एक तो महाराणा प्रताप का था, दूसरा आपका कौन सा था, राणा सांगा का था, ठीक है, हसन खां मेवाती। तो देखो हसन में न आ रहा, हसन खां मेवाती का न आप पकड़ लेना और खानवा का न पकड़ लेना। तो हसन खां मेवाती खानवा का युद्ध यानी राणा सांगा का सेनापति था, जबकि हकीम का सूरी महाराणा प्रताप का सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने, मैंने सारे क्लियर कर दिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्या है, जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उप-आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, तो आपकी उप-आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको याद रखना। कैसी जलवायु पाई जाती है, उप-आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखो आज मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की जलवायु में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कोपेन के वर्गीकरण के बारे में, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये कोपेन का वर्गीकरण हो गया आपका, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण में देखो ये वाला जो पार्ट आ जाता है ना आपका, ये आ जाता है BWHW, जिसमें आपका जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, पश्चिमी जोधपुर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, ठीक है। उसके बाद BWHW, BSHW, ये जो है बाकी मरुस्थलीय जिले जितने भी बच गए आपके, ये सारे जो जिले हैं आपके, ये सारे जो जिले का आ जाएंगे आपके कौन सी जलवायु में आ जाएंगे आपके, ये सारे जिले जो आ जाएंगे आपके कौन सी, BSHW में आ जाएंगे। कौन सी में, BSHW में, ठीक है। उसके अलावा AW प्रकार की जलवायु बता दूं कोपेन के अनुसार, तो AW प्रकार की जलवायु में कोपेन में एक तो आपका माउंट आबू आ गया, एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इधर से कोटा झालावाड़ आपका आ जाएगा, ठीक है। और CWG जो है आपकी, ये आ जाएगी आपकी कहाँ, CWG आपकी आ जाएगी कहाँ पर आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी पूर्वी मैदान में, जो भरतपुर, अलवर, अजमेर, दौसा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर में आपकी CWG आ जाएगी। इसके अलावा देखो एक वर्गीकरण मैंने आपको बताया नहीं है, जो टिवारथा का वर्गीकरण है, उसके बारे में अपन आज अच्छे से देखते हैं। देखो मैंने थार्नवेट का भी आपको बता दिया पिछले वीडियो के अंदर, कोपेन का तो मैं बताता ही रहता हूँ। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो कौन सा है, वो अपना है थार्नवेट का वर्गीकरण। देखो थार्नवेट का जो वर्गीकरण है सबसे आसान है और ये कोपेन का नकलची है। क्या है भाई, कोपेन का नकलची आपको याद रखना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसने कितने भागों में बांटा, तो एक आपका हो गया AW, दूसरा आपका हो गया BSH, तीसरा आपका हो गया कौन सा, BWH, और एक आपका हो गया कौन सा वाला हो गया, तो एक आपका जो हो गया अपना CAW, ये चार भागों में बांटा, आपको याद रखना है, ठीक है। AW जो प्रकार के जो जलवायु प्रदेश है टिवारथा के अनुसार, इसमें कौन कौन से जिला आते हैं तो मैं बता देता हूँ। वही सेम बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़, टिवारथा के अनुसार AW प्रकार की जलवायु है, समझ गए आप। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की बात कर रहा हूँ, जहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर इसके अलावा मैं बात कर लूँ BSH जो कि उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी प्रकार की जो जलवायु, ये कौन कौन से में पाई जाती है, देखो ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है आपका, ये हो गया हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर में हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा BWHW ये जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी, बीकानेर आदि जिले के भूभाग के अंतर्गत आता है। CAW की बात कर लूँ तो CAW जो पाई जाती है, देखो इतना से अंतर है, कोपेन ने CWG बताया, टिवारथा ने CAW बताया। तो CAW प्रकार की जो जलवायु यानी अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु जो पाई जाती है, एक तो कोटा, बूंदी,
टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और दक्षिणी अलवर के अंदर CAW जलवायु आपकी पाई जाती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आज तीव्रता का जो वर्गीकरण है वो आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो राजस्थान में जो छावनी बोर्ड है वो आपका नसीराबाद में। कहाँ स्थित है भाई? नसीराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा के जो गांधी कहा जाता है वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। यानी कल के पेपर में भी आया था, देखो वापस, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन वापस से रिपीट होते हैं। आप हमसे जुड़िए, आपकी तैयारी में वाकई में आपको लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो गई। और आजकल कंपटीशन कितना आप जानते ही हो, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो राजस्थान के गांधी आया है, तो गांधी के बारे में अपन चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। जबकि मेवाड़ का गांधी किसे कहा था? माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता। चिड़ावा के जो गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। शेखावटी का जो गांधी है आपका बद्री नारायण सोढानी को कहा जाता। किसे कहा जाता? बद्री नारायण सोढानी को कहा जाता। जबकि मालानी का गांधी वर्दी चंद्र जैन को कहा जाता। आधुनिक मारवाड़ का गांधी श्री अशोक गहलोत को कहा जाता है। और गांधी जी की जो मानस पुत्री थी वो श्रीमती सत्यभामा, जो कि बूंदी से इनका संबंध था। और गांधी जी के जो 5वें पुत्र थे वो जमनालाल बजाज। तो सारे गांधी मैंने आपको क्लियर करवा दिए, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ये रहा। चावंड राजधानी किससे संबंध रही है आपको बताना। तो चावंड राजधानी का जो संबंध है वो महाराणा प्रताप से है। चावंड राजधानी का जो संबंध है महाराणा प्रताप से। अब चावंड को राजधानी कब बनाया था? तो ये आपका इंपॉर्टेंट तथ्य है। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। तो कितने साल तक महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड रही थी? तो 12 साल तक रही थी। सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है उनका स्वर्गवास 1597 में हो गया था। तो 1597 से 1550 से आप घटा लो तो 12 साल आ जाएगा। और अगर ऑल ओवर मेवाड़ के महाराणाओं की राजधानी पूछ ले कि चावंड कितने साल रही, तो आपका उत्तर होना चाहिए 28 साल रही। कितने साल? 28 साल आपकी राजधानी रही। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, इसको देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। करपाल सिंह शेखावत और दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध रहे? तो इनका जो संबंध है वो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो करपाल सिंह तो ब्लू पोर्ट्रेस हो जाएगा आपका। करपाल सिंह का संबंध ब्लू पोर्ट्रेस हो जाएगा। जबकि मैं बात कर लूँ किसके? दुर्गा सिंह का, तो दुर्गा सिंह का जो संबंध है वो किससे है? तो दुर्गा सिंह का जो संबंध है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना मीनाकारी या थेवा कला, दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मीनाकारी से है भाई, ठीक है। ब्लू पोट्री और मीनाकारी, आपके करपाल सिंह शेखावत तो ब्लू पोट्री के कलाकार हो जाएंगे, दुर्गा सिंह जो है आपके मीनाकारी के कलाकार हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लू पोट्री के बारे में देखो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लू पोट्री से बार बार सवाल बनता है, तो ब्लू पोट्री बता देता हूँ। देखो ब्लू पोट्री का जो जन्म स्थान है ना वो पर्सिया है। कौन सा है भाई? पर्सिया या दमिश्क कह दो आप, एक ही बात है ना, पर्सिया दमिश्क, ठीक है। और भारत में इस कला का जो प्रचलन था दिल्ली और मुल्तान से अकबर यानी मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। राजस्थान में से सर्वप्रथम लाने का जो श्रेय जाता है वो मिर्जा राजा मान सिंह को जाता है। किसे जाता है? मिर्जा राजा मान सिंह को लाहौर से लाए थे। वो कहाँ से? लाहौर से जयपुर इसे लाए थे। अब अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, अगले तथ्य की मैं बात कर लेता हूँ। तो ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास हुआ ना वो राम सिंह के काल में हुआ। देखो लाया कौन था ब्लू पोट्री को? मान सिंह लाया था। जबकि सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो महाराजा राम सिंह के काल में हुआ था, ठीक है। और इसके जो कलाकार है करपाल सिंह शेखावत, इनको पद्मश्री कब दिया गया? तो 1974 में पद्मश्री दिया गया था। ये सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो निधन हुआ था 2009 में इनका निधन हो गया था। इनका संबंध जो था ना वो मऊ सीकर से था भाई। करपाल सिंह शेखावत कहा कहते हैं? मऊ सीकर के थे, ये आपको याद रखना है। और ब्लू पोट्री के अंदर जो कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट सबसे ज्यादा तो नीला कलर होता है, नीला के बाद हरा कलर होता है, हरा के बाद बात कर लूँ मैं आपका तो कौन सा कलर हो जाएगा? ये मटियाला कलर और तांबाई रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करता हूँ, जरूर पूछे जाते हैं। ब्लू पोट्री के जो कलाकार एक तो प्रभुदयाल यादव, याद रखना आपको, एक तो ठीक है वापस से लिख के बता रहा हूं मैं, प्रभुदयाल यादव, ठीक है, प्रभुदयाल यादव एक ही हो गया। दूसरा मैं आपकी बात कर लूं तो गोपाल सैनी, कौन? गोपाल सैनी, प्रभुदयाल यादव, गोपाल सैनी,
और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक कलाकार और है अपने, कौन से, मीनाक्षी राठौड़। कौन सा, मीनाक्षी राठौड़। तो मैंने 3 कलाकार आपको बताए, प्रभुदयाल यादव, गोपाल सैनी और मीनाक्षी राठौड़। ठीक है, ये प्रमुख कलाकार थे आपके ब्लू पोएट्री के। इसके अलावा एक महिला कलाकार थी ब्लू पोएट्री के, उसका नाम आपको याद रखना, नाथीबाई। कौन सी भाई? नाथीबाई का जो संबंध है वो भी ब्लू पोएट्री से, ब्लू पोएट्री की सिद्धहस्त कलाकार थी। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो ब्लैक पोएट्री जो कोटा की प्रसिद्ध है, जबकि कागजी पोएट्री जो आपकी अलवर की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, यूपी का एक गांव है खुर्जा गांव, जो कि ब्लू पोएट्री की मशीनें बनाई जा रही है, वो मशीनों के लिए, ब्लू पोएट्री की मशीनों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या होगा मामला। वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, ये आपको बताना है। यानी वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा है राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है वो आपको बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वर्गीकरण। ठीक है, वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा है राजस्थान के हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो हाड़ौती के पठार के 2 जिला आपके सामने, कोटा और बूंदी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। 1991 की बात है। 1991 में अमेरिका के कृषि जो वैज्ञानिक थे मिट्टियों को 11 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटा भाई? 11 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी मिट्टी थी तो मैं आपको बता देता हूँ, देखना आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपकी एरिडोसोल मृदा होगी, एक आपकी एंटीसोल मृदा होगी, एक आपकी इंसेप्टिसोल मृदा होगी। कौन सी मृदा होगी? इंसेप्टिसोल मृदा। एक आपकी एल्फिसोल मृदा, एक आपकी वर्टिसोल मृदा। ठीक है, तो ये एरिडोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल, ये 5 प्रकार की जो मृदा है वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थान में पाया जाता है। एरिडोसोल जो प्रकार की मृदा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जालौर में पाई जाती है। एंटीसोल प्रकार की जो कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है लगभग। इंसेप्टिसोल की बात कर लूँ तो अरावली के ऊपर के आसपास के जो है ना, जैसे राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, पाली के ऊपर इंसेप्टिसोल की प्रकार की मृदा पाई जाती है। और अल्फिसोल की बात कर लो तो देखो अल्फिसोल की जो मिट्टी पाई जाती है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सोई माधोपुर और करौली में पाई जाती है। जबकि वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा पाई जाती है आपकी ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। इसके अलावा देखो मिट्टी का पीएच वर्गीकरण भी बता देता हूं आपको। देखो ठीक है, ये पीएच ये 7 हो गया। ठीक है, और ये 7 से ऊपर होता है, 0 से 14 तक होता है पीएच। अगर मिट्टी है ना, मिट्टी का जो पीएच मान है 7 से कम है तो मिट्टी अम्लीय होगी, जबकि 7 है तो मिट्टी उदासीन होगी, 7 से ज्यादा है तो मिट्टी क्षारीय होगी। कौन सी होगी भाई? क्षारीय मिट्टी होगी। इसके अलावा देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। एक आपने सुना होगा मिट्टी का क्षय रोग, यानी मिट्टी को टीबी हो गई, जिसे अपन कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती हुई मृत्यु क्या होता है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मिट्टी के अपरदन के कारण मिट्टी में उपस्थित हुमस के तत्व, वनस्पति के जो सड़े गले अंश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। इससे रेंगती हुई मृत्यु या मिट्टी की टीबी कहा जाता है। अब एक सेम समस्या के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, सेम की समस्या। सेम समस्या क्या होती है? जैसे कल भी पेपर में आया था सेम की समस्या अपना। तो सेम समस्या क्या होती है? सेम में जैसे कृत्रिम जल प्रवाह क्षेत्र, नहरी क्षेत्रों में जल रिसाव के कारण दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। कौन सी भूमि का निर्माण होता है? दलदली भूमि का, जिससे बीज अंकुरित नहीं हो पाते। इसे ही सेम समस्या के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 2 जिले सेम समस्या से ग्रसित है, एक तो हनुमानगढ़, एक श्री गंगानगर। जबकि हनुमानगढ़ के एक तो बड़ोपल, एक भगवानदास, एक देईदास क्षेत्र जो है ना सर्वाधिक प्रभावित है सेम से। बड़ोपल, भगवानदास और देईदास ये क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक प्रभावित है। इस सेम समस्या के निवारण हेतु 2003 में एक योजना चली थी नीदरलैंड की सहायता से, इंडो डच निकासी परियोजना। ये इस योजना का जो संबंध है वो सेम समस्या से आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर ले तो देखो राजस्व की दृष्टि जो सिंचित क्षेत्र यानी सिंचित भूमि जो चाही भूमि है ना उसे क्या कहा जाता है? बारानी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारानी भूमि कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि वाली भूमि आपको श्री गंगानगर में मिलेगी। सर्वाधिक बंजर भूमि आपको जैसलमेर में मिलेगी। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि आपको राजसमंद में मिलेगी। देश की कुल व्यर्थ भूमि का 20% राजस्थान के अंदर है, ये आपको याद रखना। पूरे देश की जो कुल व्यर्थ भूमि है उसका 20% राजस्थान के अंदर स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीकाराम पालीवाल। ठीक, कौन थे भाई? टीकाराम पालीवाल।
अब टीकाराम पालीवाल के बारे में बता देता हूँ। देखो, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हमारे बहुत से साथी, जैसे क्वेश्चन से पहले कुछ बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत से साथी कहते हैं सर पॉलिटी भी क्लियर करा लो। तो ऐसे जो पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे, हम उनके अनुच्छेद सहित उनके जो भी पॉलिटी बनती है वो भी क्लियर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी आ रहा है पॉलिटी अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज अपन मुख्यमंत्री के बारे में पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था टीकाराम पालीवाल जो कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, उसके बाद बने थे CS वेंकटाचार्य। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट थे, एकमात्र सिविल सर्वेंट जो कि मुख्यमंत्री बने थे वो CS वेंकटाचार्य थे। फिर जयनारायण व्यास, ये भी आपके मनोनीत थे। उसके बाद आए थे टीकाराम पालीवाल, ये जो बने थे 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक, केवल 8 महीने मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल। इसके बाद फिर जयनारायण व्यास आ गए थे, दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, जो कि 1952 से 54 तक रहे थे। फिर मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल आ गया था, जो कि 1967 तक मुख्यमंत्री रहे थे। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो मुख्यमंत्री बता देता हूं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वे मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। हमेशा याद रखना, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, लेकिन कभी भी वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता, वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। जिसका प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री, जबकि संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, और वही राज्य की विधानसभा का प्रमुख नेता भी होता है, ये भी आपको याद रखना। अब मैं एक अनुच्छेद की बात कर लेता हूं। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है 163, बार बार एग्जाम में आता है। इसमें क्या आता है? राज्यपाल को उसके स्वविवेक के कार्य छोड़कर बाकी जितने भी कार्य करने पड़ेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। किसकी सलाह से करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। तो देखो, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, यानी परामर्श से करता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात कर लूं कि यदि किसी भी दल का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर उससे बहुमत सिद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जिन राज्यों में विधान परिषद विद्यमान वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधान परिषद भी की जा सकती है, परंतु उसके दल विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट एक्ट 163 की बात कर ली, तो 164 में क्या है? तो 164 में मैं बता देता हूँ, मंत्रियों के बारे में जो उपबंध है वो 164 में मिलते हैं। और 167 की मैं बात कर लेता हूँ। 167 तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है 167 में 3 अनुच्छेद का संबंध मुख्यमंत्री से 163, 164, 167 आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं आप जो सवाल पूछा ना उप मुख्यमंत्री वाला, तो राजस्थान में आज तक कितने उप मुख्यमंत्री हुए? केवल 5 उप मुख्यमंत्री हुए। 5 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो थे टीकाराम पालीवाल, जो कि जयनारायण व्यास जो मुख्यमंत्री बने थे उनके काल में उप मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भैरू सिंह शेखावत के काल में बने थे हरिशंकर भाबड़ा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अशोक गहलोत के काल में बने थे कौन? बनवारी लाल बेरवा। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अशोक गहलोत के काल में बने थे कमला बेनीवाल, एकमात्र उप मुख्यमंत्री रहने वाली कमला बेनीवाल। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सचिन पायलट अभी 2018 में बने थे। ठीक है, तो ये 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के अंदर। वापस से बताऊं, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। 3 तो अशोक गहलोत के काल में थे, बाकी एक हरिशंकर भाबड़ा जो कि भैरू सिंह शेखावत के काल में था, और टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास के कार्यकाल के दौरान थे। तो ये सारी जो पॉलिटी थी मुख्यमंत्री से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक कार्यकाल की बात कर ले तो मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक कार्यकाल 17 साल तक मुख्यमंत्री रहते थे। कितने? 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। अब अगले क्वेश्चन और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है, ये आपको बताना है। किन जिलों से गुजरती है 999 वाली, तो आपको बताना है। ये देखो, जालोर, पाली और अजमेर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो ये बिल्कुल क्लियर करवा देता हूँ मैं आपको, है ना। इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले मैं स्पेस लेता हूँ, फिर ये मिलीबार का जो भी रामायण है सारी ये क्लियर कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला अपन राजस्थान का मैप बनाता हूँ मैं। ये राजस्थान का मैप हो गया आपका। राजस्थान की आकृति पतंगाकार ये किसने बताया था? टी.एच. हेडले ने बताया था। जबकि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान ये किसने बताया था? वेगनर महोदय ने बताया था। सबसे पहले अपन बात करेंगे 997 मिलीबार रेखा की, ठीक है, समदाब रेखा। तो ये जो गुजरती है, देखो एक तो आपका जैसलमेर, जैसलमेर के पास बीकानेर, बीकानेर से गंगानगर होती है गुजरती, 3 जिलों से गुजरती है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से। 997 मिलीबार रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखो मैं बात करता हूँ कौन सी, 998 की। 998 की मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ से गुजरती है? आपके बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, सॉरी पाली, नागौर, नागौर से फिर चूरू, चूरू होके निकल जाती है। वापस से बता रहा हूँ 998 वाली बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू से गुजरती है, ठीक है। 4 जिले आते हैं इसमें। जबकि 997 में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर था। 998 मिलीबार रेखा के अंदर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू हो गया। इसके अलावा देखो मैं बात करता हूँ, तो वापस से ये मैप बना लिया मैंने। अब मैं बात करने वाला हूँ कौन से, 999 की मैं बात करने वाला हूँ। 999 जो रेखा आपकी देखो, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए निकलती है, ठीक है। पहले सबसे पहले जालोर, फिर पाली जाएगी, फिर अजमेर जाएगी आपकी, अजमेर के बाद ये टोंक में, टोंक से होती है सवाई माधोपुर से गुजरती है। तो इसमें कितने जिले हो गए? तो इसमें आपके कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। जालोर, पाली, टोंक और सवाई माधोपुर। इसके बाद में बात कर लेता हूँ आपको, तो 1000 मिलीबार रेखा की बात करते हैं अपन। 1000 मिलीबार रेखा की बात करते हैं तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। ये बिल्कुल दक्षिणी भाग से गुजरती है, सिरोही होती हुई, उदयपुर होती हुई, प्रतापगढ़ होती हुई और झालावाड़ से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? झालावाड़ से। वापस से बता रहा हूँ, सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से झालावाड़। तो ये सारी मिलीबार रेखाएं मैंने आपको क्लियर करवा दी। तो ये आज का सेशन अपन यही समाप्त करेंगे। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो आप सभी साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जरूर मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। यही मेरा मोटिवेशन, ये सारी मेहनत आपके लिए है। तो सभी साथियों का धन्यवाद।